बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। थैंक यू। और आज चूँकि कोरोना के बाद सिचुएशन जब चेंज हुई, बेहतर हुई, तो स्कूल्स खुल गए। कल एलिमेंट्री स्कूल्स भी खुले। कल पहले फेज़ के स्कूल से आज बाकी जो बच्चे कल स्कूल नहीं गए, आज वो जा रहे हैं। मुझे आज फीलिंग आई है शायद स्कूल आज खुले हैं, क्योंकि आज सड़कों पर लाहौर में ट्रैफिक ज़्यादा थी। एग्जैक्टली। तो मुझे लगा उन्होंने पहले दिन सोचा होगा, अभी नहीं भेजते। कुछ कम लोग भेजे थे और आज काफ़ी ज़्यादा लोगों को देखा रोड पर भी, और छोटे छोटे बच्चों की पिक्चर सुबह सुबह आ रही थी। सोशल मीडिया पे सब लोग भेज रहे थे कि आज हमारे बच्चे की 7 महीने बाद पहली एंट्री है स्कूल की। तो उम्मीद करते हैं ये दिन अच्छे गुजरेंगे इन स्कूल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बिल्कुल। बट एनीवेज इट वाज अ गुड थिंग। इसके साथ साथ आज के दिन की मुनासिबत से बात करें तो दुनिया भर में आज बुजुर्गों का आलमी दिन मनाया जा रहा है कि बुजुर्ग कितनी बड़ी नेमत और रहमत होते हैं। ये तो हमें हमारे दीन इस्लाम ने बहुत बखूबी और बहुत तफसील के साथ एक्सप्लेन भी किया है, समझाया भी है। लेकिन आई थिंक ये ह्यूमैनिटी के लिए और इंसानियत के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बड़ों का ख्याल रखें। बिल्कुल। इसके साथ साथ इस दिन के हवाले से ये चीज़ भी हमें देखनी होगी कि हमारे बुजुर्ग जो हैं, पूरी दुनिया में कहीं पर भी जो बुजुर्ग हैं, उनके मसाइल क्या हैं, उनकी ज़रूरियात क्या हैं और फिर उनका हल क्या है। हल ये नहीं है कि आप उनको ओल्ड एज होम्स में भेज दें। हल ये है कि उनकी मसाइल की निशानदेही की जाए और मिलजुल कर कोई ऐसा फैसला किया जाए कि जो बुजुर्गों की ज़िंदगी है उसको आसान बनाया जाए और उसमें मुश्किलात कम से कम की जाए और अपनी तरफ से मैक्सिमम पार्ट प्ले किया जाए। इसीलिए ये दिन आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आई थिंक वो भी होता है ना, व्हाट गोज अराउंड ऑलवेज कम्स बैक अराउंड। जो आज आप करेंगे, कल अगर आप उस पेज पर पहुंचेंगे तो फिर आपके साथ भी वैसा ही होगा। ये मकाफात अमल का सिलसिला जो है, सर्कल जो है, वो चलता ही रहता है। एनीवेज जी, मूविंग ऑन और देख लेते हैं आज पॉलिटिकली क्या सरगर्मियां चल रही हैं और प्रोग्राम में हमारी स्टोरीज क्या होंगी। टॉप स्टोरीज में जानते हैं। फिरदौस शमीम नकवी को वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद महंगी पड़ गई। सिंध असम्बली में बतौर ऑपोजिशन लीडर इस्तीफा ले लिया गया। कुछ MPAs को फिरदौस शमीम नकवी से सख्त रवैये की भी शिकायत थी। फिरदौस शमीम इखलाकी बुनियादों पर मुस्ताफी हुए, गवर्नर सिंध की तस्दीक। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। नवाज शरीफ को धोखा देकर बाहर चले गए। वो बाहर बैठकर हुकूमत और आवाम पर हंसता होगा। ये एक शर्मनाक तर्ज अमल है। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी के रिमार्क्स। यास्मीन राशिद ने कहा, नवाज शरीफ हमारे इलाज से सेहतमंद हुए। उन्होंने लंदन से रिपोर्ट्स न भेजकर वादा खिलाफी की। पाकिस्तान मदद लेने की बजाय मदद करने वाला मुल्क बन गया। पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा एजाज। पाकिस्तानी खातून दीबा शहनाज ईशा की पहली रेस्क्यू एहलकार बन गई। दीबा शहनाज बनेगी आज हमारी मेहमान। मार्शल आर्ट के माहिर पाकिस्तानी खिलाड़ी इरफान मसूद का एक और आर्मी रिकॉर्ड। KPK से ताल्लुक रखने वाले आर्मी रिकॉर्ड याफ्ता बनेंगे आज 24/9 के मेहमान। वेलकम बैक टू टॉप स्टोरीज। आपने जानी और सबसे पहले तो हम बात करेंगे कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलों की समाअत हुई और उसमें अब जिस तरीके से रिमार्क्स दिए गए, ख़ासतौर पर जो जज थे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का बैरून मुल्क जाना पूरे निज़ाम की न सिर्फ तज़हीक है बल्कि वो निज़ाम को शिकस्त देकर गया और वहाँ बैठकर पाकिस्तान के सिस्टम पर हंस रहा होगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोखर ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म के वारंट गिरफ्तारी की अदम तामील की रिपोर्ट भी अदालत में पेश की। बिल्कुल। अब ये तमाम मामला है मियां नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से और ऑब्वियसली अब कोर्ट भी इसको देख रही है और इसके साथ साथ जवाब भी आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लंदन एवनफील्ड अपार्टमेंट्स पर पाकिस्तानी हाई कमीशन का नुमाइंदा दोबारा वारंट की तामील के लिए गया, लेकिन अपार्टमेंट्स पर मौजूद शख्स ने वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार कर दिया था। अदालत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के काउंसलर एताशी राव अब्दुल हनान का बयान रिकॉर्ड करने का भी फैसला करते हुए ये कहा कि वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड करने की हिदायत की। अदालत का कहना था कि आइंदा समात पर दफ्तर खारजा के अफसरान राव अब्दुल हनान और मुबशर अहमद का बयान रिकॉर्ड होगा और फिर इसके साथ साथ बयानात भी कलमबंद किए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम जिक्र करें तो कल खताब किया गया मुस्लिम लीग नून के कायद की तरफ से एक पूरी मीटिंग बुलाई गई थी और वीडियो लिंक के जरिए जो नवाज शरीफ ने कल खताब किया उसमें उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक पर दुखी हूँ और खताब का आगाज भी उन्होंने इसी से किया था। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का ये इजलास था जिससे वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे जज्बात और बढ़ गए हैं और जदोजहद में मजीद तेजी आई है और हमें फख्र है कि हमारे
सारे साथी जुर्रत से हालात का मुकाबला कर रहे हैं। बिल्कुल, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे बच्चों के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है, तारीख में ऐसा स्याह रवैया नहीं हुआ। शहबाज शरीफ के हवाले से भी उन्होंने बात की, जो कि शहबाज शरीफ इन दिनों नैब की ज़ेर हिरासत है। उन्होंने कहा कि बेमिसाल जुर्रत, बहादुरी और इस्तिक़लाल का मुज़ाहरा किया गया है मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से। उन्होंने सैल्यूट पेश किया शहबाज शरीफ को। उन्होंने कहा कि दयानतदारी से मुल्क की उन्होंने खिदमत की है। शहबाज शरीफ ने पंजाब में दिन रात मेहनत करके बिजली के कारखाने लगाए हैं। शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाकान अब्बासी और टीम के वो सर ये सहरा जाता है जिस तरह से वो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, और इसी के जवाब में उन्हें मिला क्या, उल्टा जेल देखनी पड़ी। ऐसा कहना था मियाँ नवाज शरीफ का। और इसके साथ साथ एक निजी इंटरव्यू में मियाँ साहब ने ये भी क्लियर कर दिया कि ख्वाजा आसिफ ने जो जरदारी साहब के हवाले से बयानात दिए हैं, उन्होंने कहा कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात उनकी ज़ाती हैसियत तक हैं, पार्टी का उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने बारहा एक मीडिया चैनल पर गुफ्तगू करते हुए कहा था कि मुझे आज भी उन पर भरोसा कंप्लीटली नहीं है और मैं अपने माजी के बयानात पर शायद आज भी कायम हूँ, लेकिन उन्होंने मैं इस्तेमाल की। दैट मीन्स कि ये कोई पार्टी का बयानिया नहीं था, जिसको मियाँ साहब ने वाज़िया भी कर दिया। और उन्होंने कहा कि मैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लिए बड़े गहरे जज्बात भी रखता हूँ। बिल्कुल, आसिफ जरदारी के हवाले से उन्होंने कहा है कि मेरे दिल में उनके लिए बहुत ज़बरदस्त जज्बात हैं। ऐसा कहना था मियाँ नवाज शरीफ का। अब मियाँ नवाज शरीफ ने ओवरऑल इन दिनों में ऑब्वियसली बड़ी ज़बरदस्त बातें भी की हैं, पॉलिटिकली अगर देखा जाए बड़े एक्टिव भी हुए हैं, और इसकी वजह से तमाम जो अदर फैक्टर्स हैं हुकूमत के वो भी देख रहे हैं कि किस तरह से मियाँ नवाज शरीफ एक्टिव हो गए। और इसके साथ साथ मियाँ नवाज शरीफ ने कल जो कहा है और जो खिताब किया था कुछ उसमें से आपको दिखा आज़म को, तो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म जो है वो हक तो आपका था, ले उसको आए हैं, नाहल आदमी है, आता जाता कुछ नहीं है, और उसको पता ही नहीं है हुकूमत साजी, हुकूमत करना किसको कहते हैं, हुकूमत चलाना किसको कहते हैं, और उस बंदे को तो कोई इस शऊर ही नहीं है, तो खाली है उसका ज़हन। मियाँ साहब ने कल ये खिताब किया और फिर इसके जवाब में सूबाई वज़ीर हेल्थ डॉक्टर यास्मीन राशिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को हमने तमाम इलाज की सहूलियात दी थी और फिर लंदन भेज दिया इंसानी हमदर्दी के तहत। और उन्होंने फिर ये कहा कि नवाज शरीफ वादा करके गए थे कि अपनी रिपोर्ट्स शेयर करेंगे, लेकिन हमें तो कोई रिपोर्ट्स नहीं मिली। बहुत बेहतर है, बल्कि मेरा ख्याल है बहुत अच्छी है, क्योंकि अब तो माशाल्लाह आपको पता है उन्होंने सियासी गुफ्तो शरीद भी शुरू कर दी है, तो इसका मतलब तबीयत तो बहुत बेहतर हो गई है उनकी, और मेरा ख्याल है इस वक्त ही इज़ इन अ रोबस्ट कंडीशन। आप तो देखें अगर इज़ फिट ही शुड कम बैक। खान साहब ने तो कहा वापस तशरीफ ले आए, वरना फिर हमें बुलवाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यू आर फाइन, इफ़ यू आर फाइन कम बैक, और अगर आपका इलाज मानी और वहाँ की जी कोविड हो गया तो वापस आ जाओ। साढ़े को कोविड के हालात बहुत अच्छे ने पाकिस्तान। तो यास्मीन राशिद का क्या कहना आपने देखा, ऑब्वियसली ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एक जानिब तमाम रिपोर्ट्स देखी गई थी, फिर उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ को बाहर भेजने के हवाले से फैसला हुआ था। अब हुकूमत भी कुछ इस तरह से परेशान है कि किस तरह से वापस लाया जाए, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ ने कोई इस हवाले से अपडेट्स नहीं किए हैं। उधर कोर्ट में भी जिस तरह से पहले हमने बताया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी इश्तिहारी करार देने के लिए कार्रवाई शुरू हो गई है। कोर्ट भी पूछ रही है कि मियाँ नवाज शरीफ कैसे चले गए, ये सिस्टम पर सवालिया निशान है। तो ये तमाम मामला है, ऑब्वियसली इस पर डिस्कशन भी होगी, आगे इसके ऊपर स्टेप्स भी लिए जाएंगे। गवर्नमेंट भी कोशिश करेगी मैक्सिमम कि मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से कुछ किया जाए ताकि वो वापस आएँ, लेकिन अभी तक ये कुछ खास पॉसिबल लग नहीं रहा। बिल्कुल, एक तरफ तो ये जो सिनेरियो चल रहा है मुस्लिम लीग और अपोजिशन की जमातों से, वहीं पर पीटीआई के अपने अंदर भी आए रोज़ कहीं ना कहीं ये सिनेरियो देखने में आता है, जो कल सिंध से नजर आया। और फिरदौस शमीम जो अपोजिशन लीडर सिंध थे, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। पीटीआई रहनुमा है और सिंध असम्बली में अपोजिशन के तौर पर काम कर रहे हैं, और चंद रोज कबल उन्होंने कराची में गैस बहरान पर अपनी ही हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान को भी तनकीद का निशाना बना डाला। फिर बाद में अपने एक ट्वीट के जरिए अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर उन्होंने माजरत की और अपना इस्तीफा भेज दिया। लेकिन जरा ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा भेजा नहीं है, अबूजर उनसे इस्तीफा तलब किया गया। बिल्कुल, अब ये इस्तीफा जो है गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के पास पड़ा हुआ है और इस चीज़ की तस्दीक भी हो चुकी है कि बतौर अपोजिशन लीडर उन्होंने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है। अब ये तमाम सूरत हाल है, कारकर्दगी बेहतर नहीं थी, इसलिए इस्तीफ़ा दिया गया। मतलब अब ये क्या इस्तीफ़ा मांगा गया, इस्तीफ़ा दिया गया, लेकिन अभी तक वज़ीर आज़म ने उनका
इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया, वो उनके पास पड़ा हुआ है, लेकिन ऑफिशियली अब ये बात सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में सिंध के हवाले से अगर बात की जाए तो वहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन है, क्योंकि फिरदौस चंद नकवी ने अगर कुछ कहा, अगर यानी कि कुछ कहा तो फिर ऐसा क्या कहा कि जो बुरा लग गया? अगर गैस के हवाले से कोई उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, ये क्लेम करती है कि सबसे हमारी डेमोक्रेसी जो पार्टी की विद इन पार्टी की है वो सबसे बड़ी है, तो फिर अगर कुछ तनकीदी बयान आ भी गया तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बात की नहीं थी, उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि मुझे इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि किसका मसला है, वफाक का है, सूबे का है, कराची के अवाम है या सिंध के अवाम है, उन्हें गैस मिलनी चाहिए, सिर्फ उन्होंने ये कहा। और उसकी वजह से ऑब्वियसली फिर क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि जी आपने ये क्यों कह दिया। चले मैं हम सुना भी देते हैं जरा उन्होंने कहा क्या। भाई डिलीवरी नहीं मिल रही, मैं शोर मचाऊंगा, यही तो समझाने आया हूँ। आई एम नॉट कंसर्न पीटीआई की गवर्नमेंट हो, पीएमएलएन की गवर्नमेंट हो, इस शहर के अंदर गैस की डिलीवरी सही नहीं है और ये मैं शोर मचाऊंगा। वजीर आजम साहब भी सुने, उमर अयूब साहब भी सुने, नदीम बाबर साहब भी सुने, उनको शर्म भी दिलाऊंगा और यही कहूंगा कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। 2 साल गुजर गए, मसला हल करो भाई। बिल्कुल सही। तो ये हैं वो तमाम पॉलिटिकल सिनेरियोज जिनके गिर्द खबरें जो हैं वो कल घूमती रहीं। इस पर हम बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट खुशनूद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खुशनूद साहब। बहुत शुक्रिया खुशनूद साहब वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो हम ऑपोजिशन की जमातों और जो कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ पीएमएलएन का, उस पर बात करना चाहेंगे। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो खिताब कर रहे थे उस इजलास में, उसमें एक बात बड़ी वाज़ेह रही कि उन्होंने कहा कि अब गुलाम बनकर नहीं रह सकते और अब मुझे कोई चुप नहीं बिठा सकता। इससे क्या मुराद थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर तो ये मियां साहब ने बाद में कहा है, मौलाना फजल रहमान ने इससे पहले कहा है। ये वाला फिक्रा मौलाना फजल रहमान का है, मियां साहब ने अडॉप्ट किया है। जो बातें मियां साहब कह रहे हैं, जरा एक बात मेरी सुन लीजिए। सूबाई वजीर सेहत जो कह रही थी कि हम उनको वापस लाएंगे, देखिए एक बात वाज़ेह है, ऐसा कोई कानून नहीं है जो पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान काबिल अमल हो के मियां साहब को वापस लाया जाए। और ये सबसे आखिरी ऑप्शन होगा कि वो पॉलिटिकल असाइलम ले लें वहां पे। लेकिन यहाँ अवाम को धोखा देने के लिए अवाम को एक ऐसी कहानी सुनाई जा रही है कि हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, ये जानते हैं कि ये मियां साहब को वापस नहीं ला सकते। जी। अच्छा, दूसरी तरफ देखिए, शहबाज शरीफ जो हैं वो चूंकि मफाहमत की सियासत कर रहे थे, अब वो अपने छोटे भाई से कह रहे हैं कि देखा आपने नतीजा, आपकी मफाहमत का नतीजा यह है कि आप अंदर हैं, आपका बेटा अंदर है और अभी फैमिली को इन्होंने अंदर करने के लिए लाइन लगाई थी। लेकिन इसमें से जो मियां साहब का सख्त मौक़िफ़ है, एक नया सिनारियो निकला है कि कल पाकिस्तान के वजीर दाखिला जनाब एजाज शाह साहब ने कहा कि अगर नवाज शरीफ इदारों के बारे में ये सख्त जुबान इस्तेमाल ना करते तो वो चौथी बार भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते। बिल्कुल, ये कह चुके हैं वो। बिल्कुल, ये इसका मतलब क्या है? ये असल बात ये नहीं कि उन्होंने क्या कहा, असल बात ये है कि सिनारियो ये डेवलप हो रहा है कि वो हल्के, वो इदारे जिन्होंने ये फैसला करना है कि कौन। खुशनूद साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कन्फ्रंटेशन की सियासत मियां नवाज शरीफ ने अपने दौर में की और पहले भी ऐसे करते रहे हैं, अब फिर ऐसा किया जा रहा है। ये तो एक अलग मामला है कि वो आगे उनकी सियासत किस तरफ जा रही है। लेकिन जो अब मामला है, कोर्ट ने भी कह दिया कि ये सिस्टम की तज़हीक है, सिस्टम को निज़ाम को शिकस्त देकर एक शख्स बाहर चला गया है, पाकिस्तान पर हसरा होगा। ये कोर्ट की तरफ से आ गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा है। अब इसके बाद भी कुछ नहीं हो सकता। देखिए, आप एक बहुत छोटे हिस्से की बात कर रहे हैं, मैं बड़ी बात करने लगा था जी। कि देखिए, हुकूमत जो है, इसका मतलब ये है, अगर वजीर दाखिला कहता है कि मियां साहब चौथी बार भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, लिहाजा ये बात कहीं डिस्कस हो रही है, इस पे गौर हो रहा है, लिहाजा बाकी सारी बातें पीछे रह जाती है। देखिए, सिस्टम क्या है? सिस्टम तो मुल्क का जो है
उसमें फिर ऐसे फलाज हैं और अदालतें ऐसा ऐसा सवाल करेंगी। मसलन जिले हुकूमतें जो है वो तीसरा टियर है किसी हुकूमत के मुकम्मल होने का इम्पोर्टेंट भी हमारे यहाँ। कौन से सिस्टम की बात हो रही है, अदालतें कौन से सिस्टम की बात कर रही है जी। बुनियादी बात यह है कि देखिए फिरदौस शमीम नकवी जब बोले हैं और कहा है कि मतलब इसको शर्म होती है, को हया होती है, इसका मतलब ये है कि उनकी अपनी ही जमात यानी पीटीआई अपने प्राइम मिनिस्टर को के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल कर रही है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये सोचा कि ये एमपीए या लीडर ऑफ द अपोजिशन रहना कोई अहम नहीं है, मैं तो फारिग हो जाऊंगा, अगली दफा मुझे वोट नहीं मिलेंगे। कराची के ये मामलात हैं। लेकिन जो जिस तरह से फिर ये खबरें आ रही हैं खुशनूर साहब, जिस तरह से फिर ये खबरें आ रही हैं कि उनसे इस्तीफा ही तलब कर लिया गया, तो फिर ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विद इन डेमोक्रेसी के ऊपर भी बड़ा सवालिया निशान है कि कोई बात नहीं कर सकता, किसी इशू को हाईलाइट नहीं कर सकता या अपनी पार्टी को तनकीद का निशाना नहीं बना सकता। देखिए इस मुल्क में ऐसा काम हो रहा है और हुकूमत कर रही है कि आप वैसे मुझे जवाब दें। इस वक्त अपोजिशन इनके मुकाबले में है, वो अपना प्रोग्राम दे रही है कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, फलां करेंगे। उस तरफ से शेख रशीद बोल रहे हैं जो एक दूसरी पार्टी के वजीर बनाए गए हैं। जी जी जी, इनकी पार्टी से कौन बोल रहा है? मतलब बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये पॉइंट आपका वाकई में बड़ा वैलिड है कि ऑपोजिशन अपना बयानिया दे रही है और गवर्नमेंट क्या कर रही है ये सबके सामने है। बहरहाल ये आने वाला वक्त भी बता देगा कि ऑपोजिशन प्रैक्टिकली क्या करती है और फिर गवर्नमेंट का स्टांस क्या होगा। खुशनूर अली खान साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ। और इसके साथ साथ जैसे कि इस वक्त सिचुएशन ये है डेवलपिंग आ रही है, रोजाना की बुनियाद पर अपडेट्स मिलती रहेंगी आपको, स्टोरीज पर डिस्कशन होती रहेगी। एक ब्रेक लेते हैं फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मियां नवाज शरीफ के हवाले से हमने ब्रेक पर जाने से पहले ही बात की। खुशनूर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और यही बात हो रही थी कि कन्फ्रंटेशन की सियासत है। मियां नवाज शरीफ अभी भी यही कर रहे हैं और इस वक्त सिचुएशन ये है कि शहबाज शरीफ इस वक्त नैब की ज़ेर हिरासत है, मजीद भी गिरफ्तारियाँ एक्सपेक्टेड हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ यही कह रहे हैं कि अब मैं ग़ुलामी की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, मैं इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारूंगा और इसी तरह चलेगा। लेकिन साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि इनको वापस लाएं और क्यों चले गए, सिस्टम के ऊपर सवाल ये निशान है। तो ये तमाम मामला है। लेकिन गवर्नमेंट के पास कोई लीगल ग्राउंड नहीं जिसके तहत वो वापस लाए, सिवाय खत लिखने के या कैबिनेट मीटिंग में इस इशू को डिस्कस करने के। इसके साथ साथ जो आपने कहा कि गिरफ्तारियां एक्सपेक्टेड हैं, उसकी रीजन ये है कि गवर्नमेंट के अपने ही वज़रा मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ऐसे प्रेडिक्शंस करते रहते हैं और इस तरह की बात होती रहती है। और कल रात से ही एक और बात बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, वो है कि जिस तरह से एक्टिव हो रही है मरियम नवाज साहिबा, हो सकता है कि शायद उनकी गिरफ्तारी भी गवर्नमेंट जो है उसकी प्लानिंग कर रही हो। इन तमाम सिचुएशंस पर हम बात करेंगे और APC के फैसलों पर प्रैक्टिकली पंजाब से कब अमल दरामद शुरू होगा इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ साबिक सूबाई वजीर और मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। जी वालेकुम सलाम। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो कल जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ जिसमें मियां साहब ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया, उसमें बहुत सी बातें की। उसमें उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को सैल्यूट भी किया, साथ ही साथ हमेशा की तरह गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना तो बनाया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम गुलाम बनकर नहीं रह सकते। तो फिर क्या अब मुस्लिम लीग नून ने अज़्म और अयादा कर लिया है कि अब जल्द से रैलियां और प्रोटेस्ट होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिमल मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब ने पिछले कई वर्षों में जिस तरह से जुर्रत और इस्तकामत का और मेहनत का सबूत दिया है, जो उनकी डेवलपमेंट्स हैं, जैसे उन्होंने एक बुक भी पेश की कोर्ट में कि जिसमें उन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीस, नॉट मिलियंस, बिलियंस ऑफ रुपीस पाकिस्तानी अवाम के जो हैं उनको बचाया। उनको खर्चा जा सकता था, कोई इल्जाम भी न लगता, लेकिन उन्होंने बगैर किसी के क्रेडिट के लिए उन्होंने पाकिस्तानी अवाम का, पंजाब के लोगों का अरबों रुपया बचाया। और उन्होंने जो अपना सबूत दिए कि अगर आप वो अपने कारोबार को नफा पहुंचाने की बात करते हैं तो जो दो मौके ऐसे आए थे कि जिन मौकों पर वो अपने कारोबार को नफा दे सकते थे और किसी की उंगली भी न उठती, उन मौकों पे उन्होंने जो है वो कारोबार को नहीं बचाया, जाती कारोबार को नहीं देखा और पंजाब के अवाम को देखा। और ये उनका वाज़ेह सबूत था कि जो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है मगर इसलिए कि वो अपने भाई नवाज शरीफ के खिलाफ खड़े नहीं हुए,
वो पार्टी में उन्होंने कोई ग्रुप पैदा नहीं किया और उन्होंने पार्टी का और अपने भाई का और हक का साथ देना जो है वो हमेशा जो है वो कबूल किया। तो अब मैं बात करता हूँ जो मियां नवाज शरीफ साहब की आपने बात की, पिछले 2-2.5 बरस से जो है वो खास तौर पे पाकिस्तान में जब से ये हुकूमत आई है और यहाँ लाई गई है, जो भी है वो सारी बात लोगों के सामने है। और ये आपको मैं एक बात बताऊं कि अब आप और मैं कोई बात करें या ना करें, पंजाब पाकिस्तान के तूले और उसमें बैठा हर गरीब, हर मजदूर, हर किसान, हर रेडी वाला तमाम हालात से वाकिफ है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ और क्या हो रहा है। तो इसलिए ये अब बात है कि ये तो ये ओपन सीक्रेट्स हैं, तो अब इनको बातों को इस तरह से करना कि जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा, तो वो फायदा नहीं है। खालिद साहब, आपने जिसने जिक्र किया कि ऑब्वियसली लोग देख रहे हैं हुकूमत की कारकर्दगी क्या है, विद इन गवर्नमेंट भी बातें आ रही हैं सामने। फिरदौस शमीम नकवी ने भी कराची में भी बात की थी। अब मामला ये है कि ये वोट को इज्जत दो या फिर जो कन्फ्रंटेशन है या जो ये लाने वाले और किस तरह से आगे वोट पर नहीं आए, ये बातें तो मियां नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले की कर रहे हैं। तो कोई स्टांस में ज्यादा तब्दीली आई है जो उन्होंने कहा कि अब हम गुलाम बनकर नहीं रहेंगे, ये अब हालिया दिनों में कुछ ज्यादा हुआ है कुछ, या फिर वही अभी स्टांस है जो पहले था 2.5 साल पहले? देखें, जैसा कि आपको इल्म है कि इलेक्शन से पहले चंद साल जैसे अब बातें गर्दिश कर रही हैं, ज़हीरुल इस्लाम साहब के हवाले से बातें गर्दिश कर रही हैं, बहुत सारे और लोगों के हवाले से आपके सामने मौलाना साहब ने उस टीवी प्रोग्राम में जो बात की, और जो दूसरे लोग बात कर रहे हैं और जो पापा जॉन्स के मुतालिक बातें हो रही हैं। देखें, ये जब बातें गर्दिश करती हैं तो उन बातों का क्लियर किया जाना और उनको देखना बड़ा जरूरी होता है। और जब ये देखा जाए कि शहबाज शरीफ साहब तो गिरफ्तार हो जाते हैं और मरियम नवाज साहबा गिरफ्तार हो जाती हैं कि अपने वालिद के जायदाद में से आप बेनिफिशियल हैं, चाहे आप उस वक्त बालिग थी या नाबालिग थी, जो भी मामला था। लेकिन दूसरी तरफ अलीमा खान जो डिक्लेयर करती है एमनेस्टी स्कीम में अपनी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बगैर उसका सोर्स और बगैर उसके मनी ट्रेल दिए, उसको सिर्फ जुर्माना कर दिया जाता है। बुखार साहब, एमनेस्टी स्कीम फिर ऐसी होती है ना कि आपको ट्रेल नहीं देना पड़ता, बस आप आकर उसमें अगर क्लेमेंट बन जाएं तो आप ऑन रिकॉर्ड आ सकते हैं। खैर, वो एक बहुत अलग बहस हो जाएगी। अभी आपने जिक्र किया गिरफ्तारियों का, अब आप देखिए पंजाब के अपोजिशन लीडर भी गिरफ्तार हैं, अपोजिशन कायदे हिज़्ब इख्तलाफ ऐवान के शहबाज शरीफ साहब भी गिरफ्तार हैं। पंजाब से भी अब कहा जा रहा है कि जलसे और रैलियां होंगी। पहला तो कोयटा में है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पंजाब से मरियम नवाज साहिबा क़यादत करेंगी और जलसे और रैलियों से खिताब भी करेंगी। तो पहले भी हमने ये सिनेरियो देखा था कि जब जलसे हो रहे थे और फिर मरियम साहिबा गिरफ्तार हो गई थी, और अभी भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? शेख रशीद साहब तो खुलेआम कह चुके हैं कि आइंदा आने वाले 2 महीनों में अब जेलें भरने वाली हैं। देखें, शेख रशीद साहब के तमाम बयानात जो उन्होंने सारी जिंदगी दिए हैं, अगर आप उनको मिला लें तो उनको इकट्ठा कर लें तो वो एक बहुत अच्छी कॉमेडी फिल्म बन जाती है। तो अगर आप कभी आपको हंसने को या दिल कर रहा हो तो आप वो फिल्म जरूर देख सकते हैं। तो शेख रशीद साहब की तो बातें छोड़े, वो तो खुद साख्ता स्पोक्स पर्सन है। उन्होंने कहीं पिछले दिन कह दिया है कि जनाब मैं तो DGISPR को फोन करता रहा लेकिन उन्होंने मेरा फोन ही नहीं उठाया। तो उससे आपको समझ आ जानी चाहिए कि बातें सच्ची भी हो जाती है उनकी कुछ पेशगोइयां। देखें, जब आप रोज एक ही बात करते हैं तो कभी ना कभी तो बात सच्ची साबित हो भी जाती है भाई। लेकिन जहाँ तक बात यह है, आपने जलसे जुलूस रैलियों की बात की, तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछता हूँ कि जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में हैं 24 न्यूज के साथ, और उनके साथ क्या हो रहा है, आपके CEO चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ क्या नहीं हुआ, अमीर शकील रहमान के साथ क्या हो रहा है, और सियासतदानों की तो आप बात ही छोड़ दें, पाकिस्तानी अवाम के साथ क्या हो रहा है। उनको जिस तरह से महंगाई का टीका लगाया जा रहा है, बड़ी कोशिश कर रही थी बात जनाब 2 रुपए पेट्रोल सस्ता कर दिया जाएगा 30 रुपए बढ़ाने के बाद, लेकिन वो भी पाकिस्तानी अवाम बेचारी को नसीब नहीं हुआ और वो पेट्रोल की कीमत को बरकरार रखकर बड़ा एहसान किया गया। इन हालात में जब आप कहते हैं कि ये जमहूरियत है, और अगर ये जमहूरियत है तो इसमें जलसे जुलूस रैली बिल्कुल इजाजत हो। वेरी क्विक क्वेश्चन, अवाम साथ देगी या नहीं देगी आपका? देखिए, ये बड़ी अजीब बात आपने कही। अवाम आटे दाल चक्की की महंगाई की चक्की बड़ी है, और डेफिनेटली जब लीडरशिप निकलती है तो ही लोग साथ चलते हैं। और मैं बात कंप्लीट नहीं कर सका, मैंने कहा अगर ये जमहूरियत है तो ये जलसे जुलूस रैली ये एक रूटीन मैटर है जमहूरियत में, और ये लीगल राइट होता है अपोजिशन का। और अगर ये लीगल राइट के ऊपर भी हुक्मरानों की टांगें कांपनी हैं और उन्होंने कभी किसी को कभी मरियम को कभी किसी को गिरफ्तार करना है और वो इससे डरते हैं, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि हुक्मरान कितने पुरएतमाद हैं। ठीक है खालिद साहब, ऑब्वियसली जब बाहर निकलेंगी अपोजिशन पार्टी तो फिर अवाम भी निकलेगी जो उनको सपोर्ट करती है। इसके साथ साथ एक लास्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ये जो इस वक्त सिचुएशन है मियां नवाज शरीफ के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये कहा जा रहा है कि वो सिस्टम का मजाक उड़ाकर बाहर चले गए
और इस वक्त हंस रहे होंगे पाकिस्तान के सिस्टम पर। और यास्मीन राशिद साहिबा कहती हैं कि मियां नवाज शरीफ ने वादे की खिलाफ वर्जी की है, उन्होंने अपडेट्स नहीं किए हैं, कोई इलाज नहीं करवाया और वहाँ जाकर पॉलिटिकली अब एक्टिव हो चुके हैं। ये सारी सिचुएशन को किस तरह से देख रही है नून लीग के, इसका क्या जवाब है? मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, सेहतमंद हो गए हैं या नहीं हुए, या अभी भी इलाज जारी है? क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, जरा कुछ क्लियर कर दीजिएगा। देखिए, आप UK 44 चैनल जो है चलाते हैं माशाल्लाह, आप अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से कहें ना, जरा चेक करें कि क्या UK में रूटीन के जो इलाज हैं उनकी फैसिलिटीज पूरी तरह से बहाल हो गई हैं। कोरोना एपिडेमिक का वहां पर ये आलम था कि मुझे अब लग रहा है कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे, UK जो है वो दोबारा जा रहा है। और जब ऐसे हालात हों तो उस हालात में किस तरह से ट्रीटमेंट हो जाएगा? कितने महीने तो आपको पता है कोरोना में लग गए। जो डॉक्टर्स को उन्होंने अपॉइंटमेंट्स ली, जो डॉक्टर्स को उन्होंने चेक कराया, तमाम मामला रिपोर्ट इकट्ठी हुई। अब हुक्मरानों की मेरी समझ नहीं आती कि खुद तो आपने बाहर भेजा है, अब जरा पंजाबी में कहते हैं जरा छुरी चले साल हो, अब जरा रोके हैं, अब जरा सब्र करें। नवाज शरीफ वो शख्स है जिसको जब सजा हुई थी तो अपनी बेटी का हाथ थाम कर पाकिस्तान वापस आ गए थे। चले ख्वाजा साहब, हुकूमत तो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि मियां साहब को वापस लेकर आएं, लेकिन ये बात भी सब जानते हैं कि बरतानिया में और पाकिस्तान में ऐसा कोई मुआहदा नहीं है। आप कह रहे हैं कि मियां साहब इलाज मुआवजा कंप्लीट करने के बाद पाकिस्तान डेफिनेटली वापस आएंगे, तो ये तो वक्त ही बताएगा कि गवर्नमेंट लाने में कामयाब होती है या मियां साहब खुद आ जाते हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ये तो दुआ लाजमी होनी चाहिए। एनीवेज जी, वी मूविंग ऑन और एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, फिर आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान के मार्शल आर्ट के माहिर पाकिस्तानी खिलाड़ी इरफान मसूद पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के ये सपूत हैं जो कि पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनली रोशन करते हैं, तो हमें इनका जिक्र करना चाहिए, इनके बारे में बात करनी चाहिए और इनसे भी बात करनी चाहिए। किस तरह से इन्होंने माशाल्लाह 35वां आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया और इसके बाद भारत के 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़े हैं। और आप देखें कैसी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं। और बड़ा मुश्किल ये टास्क था कि 100 पाउंड वज़न जो है उसके साथ स्क्वाट्स लगाना, और ये अपनी दोनों उंगलियों पर 100 पाउंड्स लटका कर उन्होंने जो है वो स्क्वाट्स लगाए। और इससे पहले ये टाइटल जो है वो भारत के एक खिलाड़ी के पास था, और आज पाकिस्तान का ये फ़ख्र इरफान मसूद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान। इरफान, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो आलमी रिकॉर्ड बनाने की, क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस चीज़ की तस्दीक कर दी है। आपका ये जो रिकॉर्ड है, ये जो कोशिश है, उसको वेरीफाई कर दिया है कि अब आप वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं इस कैटेगरी के अंदर। कैसा लगा आपको? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन ये मेरे लिए बहुत खुशी का मकाम, बहुत फख्र का मकाम है कि 35वां गिनीज रिकॉर्ड जो मैंने इंडिया का रिकॉर्ड था कपिल कुमार का, बहुत डिफिकल्ट रिकॉर्ड था, अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों से अपलोड हो गए। तो यकीनन ये बहुत खुशी की बात है। ज़बरदस्त। ऑब्वियसली ये आपके लिए भी खुशी की बात है, पूरे पाकिस्तान के लिए खुशी की बात है इरफान, क्योंकि आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो ये बताएं कि 35वां ये आलमी रिकॉर्ड है, पुशअप्स का भी आपने रिकॉर्ड तोड़ा है, ज़रा बताएं कौन कौन से रिकॉर्ड आपने अब तक तोड़े हैं, और आपने उंगलियों पर पुशअप्स लगाई हैं, ये भी आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, स्क्वाट्स का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। ज़रा बताइएगा अपना ये ज़बरदस्त सफ़र जो आपने अब तक अचीव किया है। टोटल इसमें 18 पुशअप्स के गिनीज रिकॉर्ड थे मुख्तलिफ कैटेगरीज के। ये वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज़्यादा गिनीज पुशअप्स के गिनीज रिकॉर्ड मेरे पास है, और पाकिस्तान लेवल पे सबसे ज़्यादा 11 इंडिया के रिकॉर्ड मैंने तोड़े हुए हैं। इसमें 3 जंपिंग जैक्स के वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज्यादा रिकॉर्ड भी मेरे पास है। तो इसमें जो गिनीज रिकॉर्ड है ये मुख्तलिफ वेट्स कैटेगरीज के साथ मैंने पुशअप्स, स्क्वाट्स, जंपिंग जैक्स किए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो सबसे ज्यादा मुझे खुशी की बात है कि सबसे ज्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने इंडिया के तोड़े हुए हैं, 11 रिकॉर्ड्स। तो ये काफी खुशी का मकान है। अच्छा इरफान, ऐसा तो नहीं है कि आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में देखते हो कि मार्शल आर्ट में किस किस ने इंडिया के पास टाइटल है, आप उसको बीट करने के लिए फिर तैयारी शुरू करते हो और आप कहते हो ये इंशाल्लाह मैं जरूर तोड़ के दिखाऊंगा, ऐसे प्लानिंग करते हो? जी, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मैं सर्च करता रहता हूँ, मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स मार्शल आर्ट्स के फील्ड में, फिटनेस के फील्ड में। तो इंडिया के रिकॉर्ड में कोशिश करता हूँ कि वो ज्यादा मैं तोड़ूं। इसमें साथ में बताता चलूं कि अमेरिका, यूके, इटली, फिलिपाइन, इराक और इंडिया के रिकॉर्ड मैंने तोड़े हुए हैं। जबरदस्त। यानी ये वर्ल्ड लेवल पे जो टॉप मार्शल आर्टिस्ट या फिटनेस के जो
एथलीट्स थे उनके रिकॉर्ड मैंने तोड़े। वेरी नाइस इरफान, ऑब्वियसली आप इतने ज़बरदस्त, आपका एक स्ट्रीम है रिकॉर्ड तोड़ने की जिस पर हमें फ़ख्र है। तो ये बताएं कि जो तैयारी होती है, ऑब्वियसली पाकिस्तान में उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं है, पाकिस्तान में की जाती है कि उस तरह से सपोर्ट भी नहीं मिलती है, फिर जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो भी बड़ी ज़रूरी होती है, फिर जहाँ पर आपने एक्सरसाइज करनी है या फिर जहाँ पर आपने प्रैक्टिस करनी है वो भी उतनी अवेलेबल नहीं है। क्या आप मुतमिन हैं अब तक जो आपके पास फैसिलिटीज़ थी, जो आपको सपोर्ट मिली, या कुछ और होना चाहिए आइंदा आने वाले दिनों में? मैं अपनी परफॉर्मेंस से काफी मुतमईन हूँ, क्योंकि बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट लेवल पे स्पॉन्सरशिप के ये 35 गिनीज रिकॉर्ड मैंने बनाए। इसके लिए बहुत ज्यादा डाइट की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा स्पॉन्सरशिप या फैसिलिटीज की जरूरत होती है। कुछ ऐसे रिकॉर्ड भी है कि वो मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे स्पॉन्सर की जरूरत है। कुछ इस तरह होते हैं कि वो इक्विपमेंट मेरे पास अवेलेबल नहीं है जी। तो ये कि अपनी परफॉर्मेंस से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं मुतमईन हूँ, क्योंकि बगैर किसी सपोर्ट के इतने टफ रिकॉर्ड में तोड़ सकता हूँ। अगर गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर मुझे सपोर्ट करे तो इंशाल्लाह अनकरीब मैं 50 या 100 गिनी रिकॉर्ड मेरे लिए बनाना कोई मुश्किल नहीं है। बड़ी जबरदस्त बात की आपने कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर स्पॉन्सर्स भी मिल जाएं, एंड आई थिंक हमारी प्राइवेट कंपनीज को भी, नॉट जस्ट गवर्नमेंट, हमारे प्राइवेट स्पॉन्सर्स को भी ये देखना होगा कि दुनिया में ना सिर्फ इनका अपना पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा होता है, तो ज़रूर ऐसे प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए। इरफान, ये बताइएगा, कोई भी आप जब एम सेट कर लेते हैं कि मैंने ये रिकॉर्ड तोड़ना है, उसमें कितना टाइम लगता है आपको प्रैक्टिस करने में? कोई ऐसा रिकॉर्ड जिसको बहुत टाइम लगा हो लेकिन फाइनली फिर आपने वो अचीव कर लिया हो? इसमें रिकॉर्ड्स, गिनीज के रिकॉर्ड बहुत टफ रिकॉर्ड्स होते हैं, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे वो रिकॉर्ड्स के लिए मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ ममालिक से जो प्लेयर्स होते हैं उसने एप्लीकेशन दी होती है, उसने अटेम्प्ट किए होते हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड अप्रूव्ड होता है जो उनके गाइडलाइंस और उनके सबसे ज्यादा उसने रिपीटिशन वगैरह की हुई जी। तो इसके लिए एक रिकॉर्ड के लिए 6 महीने भी, कभी कभी 1 साल लगातार हमें मेहनत करनी पड़ती है। इसमें रिकॉर्ड्स के प्रैक्टिस के दौरान कभी कभी इंजरीज हो जाती है, कभी कभी रिकॉर्ड अटेम्प्ट करते हुए भी इंजरीज हो जाती है। तो एक रिकॉर्ड के लिए 5, 6 महीने, 7 महीने, 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। राइट, ठीक है, जबरदस्त जी। इरफान मसूद, विश यू बेस्ट ऑफ लक, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको सपोर्ट मिलेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट भी, फैसिलिटीज भी और स्पॉन्सरशिप, क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी है आपको सपोर्ट करने के लिए। आपने जो बाकी एम्स बनाए हैं वो रिकॉर्ड भी तोड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया इरफान, आप हमारे साथ मौजूद थे। और आई थिंक ये वो हीरोज़ हैं जिन्हें हमें ना सिर्फ अप्रिशिएट करना चाहिए बल्कि इनके लिए दुआ भी करनी चाहिए कि ये और ज़्यादा रिकॉर्ड बनाए। और इरफान, मेरी और अबूज़र और मेरी पूरी टीम की ये खास तौर पर दुआ है कि आप अपने रिकॉर्ड्स में सेंचुरी जरूर करें, मतलब 100 रिकॉर्ड आप तोड़ें और उसमें ज्यादातर इंडिया के हों। एनीवेज जी, हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, फिर आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। भारत में जो होता है अक़लियतों के साथ, चाहे वो मुसलमान हो, सिख बरादरी हो या कोई और हो, वो सबके सामने है। और रिसेंटली जो भारत में हुआ वो भी सबने देखा। 2 रोज़ ऐसे ये बातें चल रही हैं कि भारत में कल जो फैसला आया, 32 मुल्ज़िमान बरी हो गए। वो 32 मुल्ज़िमान जो कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने में नामजद थे, अब उनको बरी ही कर दिया गया। यानी कि जो तैयारी करके वो गए थे बाबरी मस्जिद को, वो जाकर उन्हें जब शहीद किया तो ये कहा जा रहा है कि अदम सबूत थे, ये प्लान्ड नहीं था, इसलिए इनका कोई जुर्म नहीं है, उनको बरी कर दिया। ये है भारत में इंसाफ। इसकी कुछ हकायक के ऊपर नजर डालें तो ये जो इंसाफ का कत्ल हुआ है, बाबरी मस्जिद शहीद केस, 28 साल बाद नामजद तमाम 32 मुल्ज़िमान बरी कर दिए गए। बाबरी मस्जिद का इंदाम किसी बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत नहीं हुआ, अदालत ने यह बताया, जबकि मुकदमे में नामजद मुल्ज़िमान के मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद नहीं मिले। जो वीडियो थी उसको भी अदालत ने जाली करार दे दिया। और आपको ये भी बताते चलें कि मुल्ज़िमान में बरसरे इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी के शरीक बानी भी इसमें शामिल हैं। बिल्कुल, साबिक नायब वज़ीर आज़म लाल कृष्ण अडवाणी का जिक्र हम कर रहे हैं, वो भी मुकदमे शामिल थे। इसके अलावा मुकदमे में साबिक मरकजी वज़रा मुरली मनोहर जोशी समेत कई सीनियर सियासतदान भी शामिल थे। और अदालत ने मुरली मनोहर जोशी और रामा भारती समेत दीगर बीजेपी के जो रहनुमाओं थे उनको भी बरी कर दिया है। और अयोध्या की तारीखी बाबरी मस्जिद के 2 मुकदमे अदालत में अभी भी ज़ेर समाअत थे, जिस हवाले से ये सामने आया फैसला। एक मुकदमा था ज़मीन की मलकियत का, जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता नवंबर में दिया, जिस पर हमने देखा कि हमारे लिए क्या किया
कि 5 एकड़ ज़मीन जो है वो कहा जी कि आप बना लें। मतलब ये डिस्प्यूटेड एरिया, अगर आपने फैसला दे ही दिया है कि आप कह दिया कि अच्छा राम मंदिर बनेगा तो बना लें राम मंदिर, आपका मुल्क है, आपकी मर्जी है, आपका कानून है, आप जो मर्जी करें वहां पर। इंसाफ का तो कत्ल कर रहे हैं, लेकिन आप जो मुसलमान हैं उनके साथ इस तरह से नाइंसाफी तो ना करें कि आपने कह दिया कि यहाँ पे आपकी मस्जिद थी, अब आपने मस्जिद बनानी है तो जाकर दूर कहीं पर 5 एकड़ की जमीन एहसान कर दे दी। बिल्कुल, और ये भारत के सेकुलरिज्म होने पर एक सबसे बड़ा धब्बा है और वाज़ेह हकीकत खुलकर सामने आई है। अब इसके साथ साथ जो दूसरा मुकदमे का जिक्र करें तो वो बाबरी मस्जिद के शहीद होने का था, जो कि 6 दिसंबर 1992 को एक बड़े हजूम ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, जिसके मनाजर भी आप देख सकते हैं। इस वाक़े के बाद मुल्क की कई रियासतों में फसादात भी फूट पड़े और फसादात के दौरान कम अज़ कम 2000 अफराद मारे गए थे। इब्तदाई तौर पर 48 लोगों के खिलाफ फर्द जुर्म भी आयद की गई थी, लेकिन 3 अशरों तक इस केस की समात जारी रही और इस जमात के दौरान ही अबूजर 16 मुल्जिमान ऐसे थे जो इंतकाल कर गए। बाबरी मस्जिद की शहादत पर भारतीय हुकूमत ने 16 दिसंबर 1992 को जस्टिस बुरहान कमीशन भी कायम किया। बिल्कुल, अब कमीशन ने 16 साल बाद उस वक्त के भारतीय वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपनी रिपोर्ट 30 जून 2009 को पेश की थी। और मस्जिद 500 बरस कबल, अगर बात करें सिर्फ मस्जिद की, तो कबर इंडिया के पहले मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के दौर में तामीर की गई। मस्जिद की मलकियत का तनाज़ा पहली बार 1853 में उठा और उसी साल फसादात भी हुए थे। 1859 में बरतानवी राज में लगाकर मस्जिद और मंदिर को एक बाड़ लगाकर अलग कर दिया गया था। यानी कि तनाज़ात तो थे, ऑब्वियसली एक डिस्प्यूटेड एरिया है। फिर 1949 में भी हुआ यही, हिंदुओं ने बुत लाकर मस्जिद के अंदर रख दिए और 1949 में ही उस वक्त के भारतीय वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने वज़ीर आला यूपी गोविंद पंडित को मस्जिद से मूर्तियां हटाने का हुक्म दिया था। और उस वक्त ये बात जो है वो बड़ी अप्रिशिएट भी की गई थी। अब भारत के अंदर जो भारतीय सरकार अक़लियत कहती है मुसलमानों को, उसको ये शायद समझ नहीं आता कि 21 करोड़ की आबादी जो कि भारत में आबाद है, इतनी बड़ी आबादी के लोगों को सिर्फ अक़लियत कह के इग्नोर कर देना, एग्जैक्टली उनको जस्टिस डिनाई कर देना कहीं का इंसाफ नहीं है। फिर उसके बाद मुसलसल साल ये तमाम सिलसिला चलता रहा। 1984 में जो हुआ, राम मंदिर की तामीर में हिंदुओं की जानिब से एक तहरीक शुरू हुई। फिर 85 में मस्जिद के दरवाजे खोलने का हुक्म दिया गया। फिर 89 में मस्जिद से मुतसिल जगह पर राम मंदिर की बुनियाद रखी और ये वही बात थी कि पैरेलल दोनों चीजें भी साथ साथ हो सकती थी। 91 में बीजेपी की मरकजी ऑपोजिशन जब जमात बनकर उभरी और इक़्तिदार में आई तो उन्होंने इस मस्जिद को शहीद करने का बाकायदा मंसूबा बनाया, जिसकी एक फुटेज भी मौजूद है, कुछ खताबात भी मौजूद है। इट वाज ऑलवेज अ प्लान्ड डिसीजन, जिसको कल इंसाफ का कत्ल करके अदालत ने कहा कि ये प्लान्ड नहीं था। बिल्कुल, बाबरी मस्जिद निज़ाम केस के फैसले पर पाकिस्तान की मजम्मत भी जारी है। ऑब्वियसली पाकिस्तान मजम्मत कर रहा है और तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बाबरी मस्जिद गिराने में मुलविस किरदारों की बरियत भारतीय निज़ाम इंसाफ के मुंह पर तमाचा करार दिया है। और ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, भारत के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। सिमल, कल मैं सोशल मीडिया पर ट्विटर पर देख रहा था, अशोक स्वैन मेरे बड़े फेवरेट जर्नलिस्ट हैं वहाँ के, क्योंकि वो जब बात करते हैं तो भारत के अंदर से उनके खिलाफ बात होती है, क्योंकि सच वो बात करते हैं। और इसी तरह बहुत से आपने भी देखे जर्नलिस्ट जिन्होंने बात की, चाहे वो मीडिया पर्सन हैं, चाहे वो किसी और जिक्र कर लें, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल को इस्तेमाल करते हुए इस चीज़ पर बात की। और मैं चाहूँगी कि ये जो विद इन इंडिया रिएक्शंस हैं ये हम आपको स्क्रीन पर दिखाएं भी, कि बहुत से लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल्स पर न सिर्फ इस डिसीजन को बाइस्ड करार दे दिया बल्कि इंसाफ का कत्ल भी करार दे दिया। और बहुत से जो सियासी रहनुमा हैं वो भी इसको तनकीद का निशाना बनाते रहे और उन्होंने कहा कि इट्स नॉट लाइक कि ये मुसलमानों के हक में या मुसलमानों के खिलाफ या उनकी इमोशंस को बुलडोज करके डिसीजन लिया गया। इट्स नॉट लाइक दैट। ये सिर्फ एक रैशनल होकर सोचने की बात है कि इस डिसीजन में बहुत सी खामियां हैं। 30 साल लग गए, कई अशरे गुजर गए, ऑलमोस्ट 30 साल लग गए डिसीजन आते आते, लेकिन जब डिसीजन आया भी तो कुछ इंसाफ नहीं हो बिल्कुल। अब देखिए, आप जर्नलिस्ट से बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, किसी पेड टीवी चैनल के वहाँ के जिस तरह से वो बात करते हैं उस तरह से नहीं है। और इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं वो भी बात कर रहे हैं। सिर्फ सिंपल बात यह है कि 32 मुल्जिमान आपने अगर छोड़ दिए, आपने आज तक वो जो कदम उठाया गया था, मुझे आज भी वो अखबार की कुछ तस्वीर याद हैं जब भारत के अंदर ये जुल्म हो रहा था और तस्वीर बन रही थी, वहाँ पे लोगों के हवाले से तस्वीर बन रही थी, बल्कि एक शख्स के हवाले से तो हमने जिक्र भी किया था और अपने प्रोग्राम में बताया था कि जब वो शख्स पहला था जिसने ऐसा कदम उठाया और बाद वो मुसलमान हो गया और वो बड़ा पेशमान हुआ, ये भी हमने एक दफा दिखाई थी। लेकिन अब आप इसमें ये देखें कि ये जो सारे ट्वीट्स हम दिखा रहे हैं, जो हम रहनुमाओं की बात कर रहे हैं, ये जर्नलिस्ट
जिसकी बात कर रहे हैं वो मुसलमान नहीं है, उनका ताल्लुक मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं है, इंसाफ की बात कर रहे हैं, अनबाइस्ड बात कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हिंदू सरकार जो है, वो मैं हिंदू सरकार इसलिए कह रही हूँ कि वो अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे लेकर चलना चाहती है, लेकिन विद इन इंडिया भी हिंदू इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे और अब इस चीज के खिलाफ जो है वो तहरीकें भी चल रही हैं। लेकिन इसमें एक चीज ये है कि हिंदू बहुत ऐसे कम है, माइनॉरिटी में है, क्योंकि वो शायद इतने स्पोकन नहीं है, क्योंकि जो इस वक्त भारत के ऊपर गलबा है वो है आरएसएस का, हिंदुत्व का, और वो उस कौम का जो कि इस वक्त सिर्फ अपने आप को समझते हैं कि हम ही यहाँ पर हैं और कोई भी किसी को जीने का हक नहीं है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है या फिर वो क्रिश्चियन है, जीने का हक भारत में नहीं है। इवन कि अगर पाकिस्तान से कोई हिंदू भी भारत जाता है उसको भी जीने का हक भारत में नहीं है। ये भी आपने देखा चंद दिन पहले जब 11 अफराद को वहाँ पर कत्ल कर दिया गया। बिल्कुल, और इस हवाले से विद इन पाकिस्तान भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हम इस पर बात करेंगे। हम ज्वाइन किया है रामेश कुमार साहब ने, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है और मेंबर भी हैं असेंबली के, और हिंदुओं के इस कत्ल के मामले पर तो वो बात कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो भारत में सेकुलरिज्म के नाम पर क्वेश्चन देखने में आ रही है, इस पर भी वो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रमेश साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जी वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो हम ये जो कल भारत में इंसाफ का कत्ल हुआ बाबरी मस्जिद केस में, इससे कबल अभी जो डिसीजन आया था उसको तो मतनाज़ा कहा ही गया था, लेकिन कल जो मुल्ज़मान को बरी कर दिया गया, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? भारतीय सरकार बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो रही है हिंदुत्व के एक पूरे स्टांस को लेकर। देखिए, एक चीज तो क्लियर है, मैं रोजाना भगवत गीता का भी पाठ करता हूँ और मैंने पूरी रामायण पढ़ी है। मैं समझता हूँ आज श्री राम को भी इस चीज का दुख होगा कि रहीम का घर मिटा के राम का घर बनाया जाए, या अल्लाह का घर मिटा के भगवान का घर बनाया जाए, या ईश्वर का घर मिटा के अल्लाह का घर बनाया जाए। ये मैंने नहीं पाक कुरान शरीफ में पढ़ा है, नहीं बाइबल में पढ़ा है, नहीं हिंदुइज्म में, नहीं भगवत गीता में, नहीं वेद में, किसी जगह पे नहीं पढ़ा है। मैं रियासत की जो पॉलिसियां हैं, कश्मीर के अंदर 11 लोगों का मर्डर या सिटीजन एक्ट का होना, ये तो पहले ही ये बीजेपी गवर्नमेंट से ये उम्मीद थी कि ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है एक्सट्रीमिस्ट की पॉलिसी पे जा रही है। हिंदुत्व कोई पॉलिसी नहीं है। ये हिंदुत्व जो आप कह रहे हैं, हिंदुत्व नहीं कोई रिलीजन है, नहीं कोई हिंदुत्व पॉलिसी है। पॉलिसी उनकी अपनी पॉलिसी है, रियासत की पॉलिसी है। जो एक्सट्रीमिस्ट जो पॉलिसी जिस तरफ जा रहे हैं, ये हिंदुइज्म की पॉलिसी नहीं हो सकती। मैं तो ये कहता हूं कि अगर मोदी साहब रोजाना मंदिर में जाके अगर ऐसे काम करेंगे तो फिर मंदिर में जाने का भी फायदा नहीं है, जिस किस्म की ये पॉलिसी है। मगर मुझे कल अफसोस हुआ है जुडिशरी के ऊपर। एक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट माइनॉरिटी राइट्स के लिए 19 जून 2014 की मेरे आर्गुमेंट्स के ऊपर तसल्लुम हुसैन जिलानी साहब की सरबराही में जजमेंट देती है। और एक ये जुडिशरी है जिनको पूरी इतनी वीडियो और क्रिमिनल नजर नहीं आए हैं, और सब लोगों को एक मस्जिद को शहीद करते हुए भी देखा, फिर भी उनको बाइज्जत बरी कर दिया। मैं तो जुडिशरी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या हो रहा है। ये भी कहा कि ये एक तो प्री प्लान नहीं था। इंटरनेशनल को बाहर निकाल देते हैं, मगर आज भी कश्मीर के हवाले से देखें, 11 लोगों के हवाले से देखें, दुनिया खामोश क्यों है? इंटरनेशनल ट्रीटी क्या कहती है? यूएन सिग्नेटरी जितने भी मुल्क हैं, उन चीजों को इम्प्लीमेंट कराना किसका फर्ज है? मगर मैं आपको बताऊं, इस बेड़े को जो अभी मैंने लिया है, इन 11 लोगों का मर्डर जो है ना, ये भारत को बहुत महंगा पड़ जाएगा। रमेश कुमार साहब, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है, लेके जा रहा हूँ। रमेश कुमार साहब, ये जो आप जिक्र कर रहे हैं 11 अफराद का कत्ल, ये हिंदू थे, भारत गए, भारत जाकर इनको कहा गया कि आप शायद हमारे लिए काम करें, इस तरह से नहीं हुआ, फिर उनको कत्ल कर दिया गया। फिर जो इंसाफ का कत्ल तो पूरी दुनिया ने कल देख लिया, किस तरह से बाबरी मस्जिद में सब कुछ सामने है, उनको छोड़ दिया कि जी ये इंटेंशनल नहीं था और बस एक्सीडेंट हो गया और इसी तरह से कर लिया। तो फिर इसको किस तरह से आप टेकअप करेंगे? क्या किया जा सकता है मैक्सिमम? भारत तो किसी भी जगह पर सपोर्ट नहीं करता, कहीं पर भी जहाँ पर बायलैटरल मामलात आते हैं, जो समझौता एक्सप्रेस आप देख लें, उसके फैसले में वो जाने चली गई थी कीमती। पहली चीज तो ये कि भारत एक गलत पॉलिसी के ऊपर आ गया है। जो भारत, जो नेहरू का भारत था, जो महात्मा गांधी का भारत था, जिसको हम सेक्युलर कंट्री कहते थे, दुनिया सेक्युलर कंट्री कहता था, वहां पे हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन से किसी का भी कोई मसला नहीं था, सारे बराबरी की लेवल पे रहते थे। मगर इन 6-7 सालों में जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, उसने गुजरात में किया, हमने कहा चलो ठीक है, माजी से उसने कुछ सीखा, आगे ऐसी गलतियां नहीं करेगा। मगर आज भी उन गलतियों का तसलसल जारी है
ये चीजें अब ऐसी लेवल के ऊपर आ गई है। अब इन 11 लोगों के मर्डर, ये पाकिस्तान डैशिंग जब पुलवामा अटैक के बाद में गया था, मैं नरेंद्र मोदी साहब से भी मिला था और मैं सुषमा स्वराज से 35 मिनट मेरी 1-on-1 मुलाकात रही। अच्छा। मैंने इनको सारा बताया कि मैडम ऐसा नहीं होना चाहिए। अब पाकिस्तान डैशिंग से निकले, मैं भी 4 इलेक्शन 2002 से लड़ा हूँ। हर इलेक्शन के अंदर हर लीडर को मैंने पाया, जरदारी हो, परवेज मुशर्रफ हो, मियां साहब हो, खान साहब हो, हर पॉलिटिकल लीडरशिप ने यही कहा कि हम जो अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ बेहतर तलकात चाहते हैं, हम खित्ते को अमन का गवारा बनाना चाहते हैं। वो कभी भी इंडिया डैशिंग के अंदर नहीं था। मैंने कहा आज वक्त है कि बाजवा साहब, कमर जावेद बाजवा और इमरान खान दोनों एक पेज के ऊपर हैं। बोल्ड और बुलंद लीडरशिप हमारे पास भी मौजूद है। आपको किसी भी किस्म का कोई आपको इल्जाम है, आप मेरे साथ शेयर करें डोजियर, मैं वो आपका चीज आगे पहुंचाऊंगा। आप कम से कम ये जहन से ये चीजें पाकिस्तान डैशिंग की निकालें, मोहब्बत का माहौल बनाएं। आगे आप क्या लेके जाएंगे? मगर सुषमा ने कहा मैं करती हूँ, मगर आपने देखा कि ये कुछ नहीं। अच्छा रमेश कुमार साहब, 35-370 हो गया। अब इन चीजों को मैं यूएन के अंदर भी लेके जाऊंगा। मैं हाईकोर्ट, कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार ने इस मेरे 11 लोगों के मर्डर के हवाले से इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार को नोटिस में दिलाया है, उन्होंने नोटिस इशू किया है। सुप्रीम कोर्ट बार भी इसके ऊपर कर रही है, पाकिस्तान बार भी इसके ऊपर कर रही है। मैं खुद जेनीवा ह्यूमन राइट्स जितनी एनजीओज है उनसे मिलूंगा। मैं समझता हूँ अब ये एक टर्निंग पॉइंट होगी भारत के लिए, क्योंकि भारत का बिल्कुल इस पर आवाज बुलंद करना नागुज़ीर हो चुका है। जब आगे करेगा तो दुनिया भी उसको सुनेगी कि हिंदू मेजॉरिटी कंट्री का चेहरा एक हिंदू लीडर जो वो करता आ रहा है। तो इसमें हकीकत है और आप देखना कि ये अंत होगा। और अगर ये पॉलिसियां अगर मुसलसल चलती रही तो मुझे भारत टूटता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा रमेश कुमार साहब, ये कहिएगा, आपने जैसे जिक्र किया कि आपने इन इश्यूज का, इन खदशात का जिक्र किया था जब आपकी मुलाकात हुई थी सुषमा स्वराज से या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, ये एंटी मुस्लिम या इनफैक्ट एंटी पाकिस्तान पॉलिसी कहीं ऐसी तो नहीं लगती कि अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए मोदी सरकार अपना लेती है? खास तौर पर अभी इंडिया में जो कोविड की सिचुएशन है, वी आर नॉट हैप्पी अबाउट इट, कंट्रोल होनी चाहिए, लेकिन ये गवर्नमेंट की, स्टेट की नाकाम पॉलिसियों की वजह से है और वो सिर्फ माइंड डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के एंटी मुस्लिम या एंटी पाकिस्तान स्ट्रेटजीज अपना लेते हैं। दो चीजें, एक तो चीज ये कि एंटी मुस्लिम पॉलिसी नहीं है, मगर पॉपुलर फैसले जो है वो जरूर किए जाते हैं इनकी तरफ से कि अयोध्या मंदिर अगर हम बनाते हैं तो वो लोग जो ना समझ जाए, जिनको भगवत गीता का पता नहीं है, जिनको रामायण का पता नहीं है, वो खुश होंगे कि हम मंदिर हमने बना लिया। ये पॉपुलर फैसले अपनी पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए बनाते हैं, मगर मुस्लिम कम्युनिटी के साथ और कुछ नहीं है। मगर पाकिस्तान डैशिंग अगर है तो उसमें मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, जो भी हो, पाकिस्तानी है, लॉन्ग टर्म वीजा पे उसको रहेंगे, उनको नेशनलिटी नहीं देंगे, सिटीजन एक्ट का सिर्फ बहाना बना के उनको अट्रैक्ट करेंगे। ये जो पाकिस्तान डैशिंग में जिस तरीके से अंधे हो गए हैं, ये बहुत खराब माहौल की तरफ जा रहे हैं। और जब सिटीजन एक्ट का बिल आया तो जो मुसलमान जो वहां पे पाकिस्तान से भी ज्यादा इंडिया से मोहब्बत करते थे, उनको एक इनसिक्योरिटी अब फील हो रही है कि ये भारत अब हमारी मेजॉरिटी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, जो एक सेकुलर कंट्री था। अब ये अपनी हिंदू मेजॉरिटी को बढ़ाने के लिए ऐसा। रमेश कुमार साहब, आपने जिक्र किया है कि पॉपुलर फैसले किए जाते हैं, यानी कि वहां पर जो भारत में आपने ये देखा है कि वहां पर पॉपुलर फैसले इसी किस्म के हैं। आवाम यही चाहती है कि गवर्नमेंट का काम होता है वो एक सेट डिजाइन करे कि किस तरह से कौम ने आगे बढ़ना है। पॉपुलर फैसले करने पे आ जाएं तो वो तो इमेच्योर फैसले हैं, ऑब्वियसली उनका फायदा तो नहीं होगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो ये है भारत में वाकई पॉपुलर फैसला, ये सिर्फ ये मोदी सरकार का इस वक्त एजेंडा है? मैं आपको बताऊं, पॉपुलर फैसले जो भी होते हैं, जो भी पॉपुलर फैसले होते हैं वो मुल्क के लिए नुकसानदायक होते हैं। जब भी कोई पॉपुलर फैसला होता है, जब राइट डिसीजन होता है राइट टाइम पे, वो उसके अंदर पॉपुलैरिटी इतनी नहीं होती है। मुझे आज कोई कहता है हमारी गवर्नमेंट के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, मैं समझता हूं कि माजी की हुकूमतों ने जो फैसले किए वो पॉपुलर फैसले किए, मगर राइट डिसीजन वो उनके नहीं थे, जिसकी वजह से मुल्क कर्जों के आगे दब गया। आज के जो फैसले हैं आज की गवर्नमेंट के, वो पॉपुलर फैसले नहीं है। अगर पब्लिक सेंटीमेंट आप देखेंगे तो पब्लिक कहेगी कि हम भूख में मर गए, हम ये, मगर मैं समझता हूँ आज के डिसीजन सही है। तो जो सही डिसीजन होते हैं वो डिफिकल्ट डिसीजन होते हैं, जो डिफिकल्ट डिसीजन होते हैं वो मुल्क को आगे लेके जाते हैं, और जो पॉपुलर फैसले होते हैं वो टेम्पररी लोगों को अट्रैक्ट जरूर करते हैं, मगर उसका नतीजा हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म में खराब निकलता है। तो इस वजह से कोई भी फैसला करने से पहले
आप 10 मरतबा उसके मेरिट्स सोचना चाहिए, बिल्कुल डिस्कस करें, वो ही बेहतर होता है। बिल्कुल सही। रमेश कुमार साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी ज़बरदस्त बातें की आपने, और आपने ये कहा कि पॉपुलर फैसले चाहिए, राइट डिसीजंस होने चाहिए, तभी जस्टिस जो है वो सर्व होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। एक जानिब हमने भारत का वो चेहरा दिखाया जिसमें इंसाफ नहीं है, जिसमें आपकी अक़लियत हो या फिर आपकी जो सिटीज़न हो उनके लिए कोई इंसाफ नहीं है, उनका ख्याल नहीं रखा जाता। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि अगर कोई शख्स आज भारत में है तो उसकी भी अगर यहाँ पर कोई एसेट्स हैं उसका ख्याल रखा जा रहा है, स्टेट लेवल पर उसका ख्याल रखा जा रहा है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल पाकिस्तान में वो घर हैं जो भारतीय अदाकारों के साथ हैं, उनके मुंसलिक हैं, उनके ख़ानदानों के साथ मुंसलिक हैं, उनको पाकिस्तान में हुकूमत ओन करती है, उनका ख्याल रखती है और उनको एज ए म्यूजियम बनाकर पेश करती है। बिल्कुल। और ये स्टोरी जो है वो हम जिक्र कर रहे हैं दिलीप कुमार साहब की, जो आप जानते हैं कि लेजेंड अदाकार हैं इंडिया के, और उन्होंने जो पेशावर वालों से दरख्वास्त की है, शहरियों से दरख्वास्त की है, पहले तो शुक्रिया अदा किया है क्योंकि वो पेशावर में पैदा हुए और वहीं पर उनका आबाई घर भी है, और अब उस आबाई घर को जिसे महकमा आसार कदीमा ने महफूज बनाने का फैसला किया है, तो उन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया और पेशावर वालों से रिक्वेस्ट की कि मेरे इस घर का ख्याल रखिए। बिल्कुल। अब वहाँ पे एक मकामी सहाफ़ी हैं यहाँ के पेशावर के, शराद हसन, उन्होंने दिलीप कुमार के आबाई घर की तस्वीर ट्वीट की थी और उनको टैग किया था, जिस पर रीट्वीट किया दिलीप कुमार साहब ने और उन्होंने कहा कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम पेशावर वालों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो जाकर मेरे घर की तस्वीर खींचें और फिर मुझे हैशटैग के ज़रिए दिलीप कुमार के ज़रिए टैग करें और फिर मैं अपनी यादों को जो है शेयर करूँगा उनके साथ। तो बड़ी ज़बरदस्त एक ये फीलिंग थी जो कि उन्होंने भी शेयर की, और पाकिस्तान की तरफ से जो मैसेज गया वो भी बड़ा ज़बरदस्त था, जो गवर्नमेंट ऑफ KP के जो मैसेज दे रही है, ऑन कर रही है उनकी जगह को। इस तरह से बहुत सी मिसालें पाकिस्तान में मौजूद हैं, ये जो बहुत अच्छी चीज़ है, इसी तरह से होना चाहिए। एंड आई थिंक ये वो सिस्टम पर बिलीव है जो ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि बाहर की दुनिया भी रखती है कि रैशनल होकर डिसीजन लिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि हम ये सोच लें कि ये हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, ये इंडियन है, तो हमें उनकी एग्जैक्टली हमें उनकी यहाँ पर जो घर है या आबाई कोई प्रॉपर्टी है तो उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। डेफिनेटली इम्पोर्टेंस है और वो रिक्वायर्ड इम्पोर्टेंस जो है वो सिस्टम के तहत गवर्नमेंट उनको दे रही है। एंड आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट आवर गवर्नमेंट एज वेल कि रैशनल होकर जो ये डिसीजंस हैं ये पॉपुलैरिटी में, इंटरनेशनली पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग में बहुत हेल्प करते हैं। दिलीप कुमार साहब का घर है, इसी तरह कपूर खानदान है जो कि भारत में बहुत बड़ा नाम है उनका, उनके भी यहाँ पर आबाओ-अजदाद रहते रहे हैं, उनके भी घर हैं। बहुत से और दीगर अदाकार हैं भारत के जो कि जिक्र करते हैं पाकिस्तान में उनकी यादों का, उनके बुजुर्गों की यादों का, और पाकिस्तान उनको सबको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। आज भी अगर कोई वापस पाकिस्तान आना चाहते हैं, आकर दिखना चाहते हैं, तो वो देख सकते हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ सिक्योर्ड है, सब कुछ महफूज है और उसको ओन किया जा रहा है। इस तरह से नहीं है कि तबाह बर्बाद करके। एंड ऑल्सो कोई अगर इंडिया से बहुत तंग आ गया, जो डेफिनेटली वी आर श्योर कि आप आ गए हैं, तो पाकिस्तान इज मोर देन वेलकम। आप यहाँ आकर रेनोवेट कराइए अपने आबाई घरों को और वहाँ रहिए। यकीन जानिए इंडिया से ज्यादा जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो सिटीजन राइट्स हैं, पाकिस्तान में सबके पास हैं और वो मिलते भी रहेंगे और पूरी दुनिया इसकी गवाह भी है। एनीवेज, आज चूंकि 1 अक्टूबर है तो आज के दिन के हवाले से आपको ये भी बताएं कि आज शहीद मिल्लत लियाकत अली खान जो कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे, उनका आज यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। बिल्कुल, 1 अक्टूबर 1896 में मशरिकी पंजाब के ज़िला करनाल में वो पैदा हुए। 1918 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की, फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट किया बरतानिया से, और फिर इंग्लैंड बार में 1922 में शमूलियत इख्तियार की। उनकी खिदमात पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा हैं। वो तहरीक पाकिस्तान से लेकर चूँकि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म रहे, और 1923 का अगर जिक्र करें तो वो मुस्लिम लीग में जो है उस वक्त जब बनाई गई थी शामिल हुए, फिर 36 में सेक्रेटरी जनरल बने। बिल्कुल, कायद मिल्लत लियाकत अली खान के हवाले से अक्टूबर का महीना बहुत अहम इसीलिए भी है कि इसी महीने 1 तारीख को पैदा हुए और इसी अक्टूबर की 16 तारीख को 1951 में लियाकत अली खान को रावलपिंडी के एक जलसे के दौरान, खिताब के दौरान उनको शहीद कर दिया गया था। और ये बहुत अफसोसनाक वाक़या था पाकिस्तान की तारीख़ में जब पहले वज़ीर आज़म को गोलियों से शहीद कर दिया गया। और ये अलग बात है कि जो कातिल था उसको भी फौरी तौर पर वहाँ पर जो सिक्योरिटी इदारे थे उन्होंने उसको वापस कत्ल कर दिया। लेकिन आज तक इस केस के हवाले से अपडेट्स नहीं आ चुकी हैं, आज तक इस केस के हवाले से ये मालूम नहीं हो सका कौन वो शख्स था, क्यों इनको शहीद किया गया। और ये बड़े अफसोस की बात है कि इस तरह से कुछ केसेस पाकिस्तान में आज भी
जिस तरह होता है वेट कर रहे होते हैं हम उनका कि क्यों उनके बारे में नहीं मालूम हो सका, इंसाफ क्यों नहीं मिल सका। लियाकत अली खान कायद-ए-आज़म के बड़े ज़बरदस्त साथी थे, दरीना साथी थे, उनको इंसाफ इसी तरीके से मिल सकता था कि उनका जो कातिल है उसके बारे में मालूम हो सकता। बिल्कुल, उनके आखिरी अल्फाज जो इस जलसे में थे वो थे, खुदा पाकिस्तान की हिफाजत करे, आमीन। और शहीद मिलत लियाकत अली खान के कातिल के हवाले से तो अबू ज़र ने ज़िक्र, और 17 अक्टूबर को फिर उन्हें कायद-ए-आज़म के मज़ार के अहाते में ही दफन किया गया। और इस अजीम रहनुमा की याद में रावलपिंडी के कंपनी बाग को अब लियाकत बाग के नाम से जाना जाता है। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। और पाकिस्तान में जो भी ऐसे वाक़यात होते हैं उसके पीछे जो किरदार होते हैं उनको सामने लाने के लिए भी गवर्नमेंट को तौफीक दे, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। जो भी ऐसे वाक़यात हो, अमेरिका में भी जब ऐसे वाक़यात होते हैं तो वहाँ पर भी बात सामने नहीं आती, लेकिन आनी चाहिए। कौन है इसके पीछे, क्यों ऐसा वाक़या हुआ, क्यों पाकिस्तान अपने एसेट्स जो है उनसे हाथ धो बैठा, महरूम हो गया, क्यों ऐसा हुआ, ये बात विवाद से होनी चाहिए। बिल्कुल। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जिसमें दुनिया में ख़वातीन और पाकिस्तानी ख़वातीन स्पेशली अपना बड़ा नाम कर रही हैं। बिल्कुल, इसके साथ साथ जिस तरह से आपने कहा कि पाकिस्तानी ख़वातीन अपना बड़ा नाम बना रही हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, तो अच्छी खबरें भी पाकिस्तान से आती हैं, उसको भी हमें डिस्कस करना चाहिए। एक बड़ा एजाज़ मिला है पाकिस्तान को। पाकिस्तानी खातून दीबा शहनाज एशिया की पहली रेस्क्यू एहलकार बन चुकी हैं। UN ने इनको सर्टिफाई किया है और डिज़ास्टर रिस्पॉन्स टीम का ये हिस्सा बन चुकी हैं। नागहानी आफत हो या कुदरती, दीबा शहनाज रेस्क्यू के लिए तैयार है। बिल्कुल, पाकिस्तानी खवातीन मर्दों के शाना बेशाना, और ऐसी खवातीन पे ना सिर्फ फख्र किया जाता है बल्कि इनका नाम लेते हुए सैल्यूट भी किया जाता है। तो पाकिस्तान की खवातीन भी किसी से कम नहीं है और ये प्रूव किया है दीबा शहनाज ने। सर्टिफाइड, इंटरनेशनली सर्टिफाइड हैं और यहाँ पर अब टीम को ना सिर्फ ट्रेन कर रही हैं बल्कि इनकी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा में जो पाकिस्तान एशिया की पहली सर्टिफाइड डिसास्टर रिस्पॉन्स टीम बनी है उनका एजाज़ भी इनके हिस्से में ही जाता है। पाकिस्तान सार्क ममालिक में ये एजाज़ हासिल करने वाला पहला मुल्क भी बन गया है। तो हमारी आज गेस्ट हैं दीबा जी, जिन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने अप्रिसिएशन में इतना कुछ बोल दिया। पहली बात, जनूबी एशिया की ये पहली टीम है और पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल हुआ है कि अक़वाम मुत्तहिदा से क्लासिफिकेशन हासिल की है। और आम लोगों के लिए ये बताऊं, जैसे हादसात और सानहात में समझ लें कि ये वो पहली टीम है जो UN के प्लेटफॉर्म पे इस वक्त मौजूद है। UN के प्लेटफॉर्म पे अपना फ्लैग रेज़ किया। इसकी समझ ऐसे ही है जो खेल की समझ सबको है, फुटबॉल की होगी, क्रिकेट की होगी और बाकी चीज़ों के, इसमें किसका क्या रोल है। आप 2005 का ज़लज़ला लें, आज चूँकि अक्टूबर स्टार्ट हो रहा है, बड़े टाइम पे आपने ये शुरू किया, तो अक्टूबर हर लिहाज से बहुत अहम है। ये वो ज़लज़ला था जब बेबसी थी और हमने टीमें बाहर से मंगवाई थी। आज वही अक्टूबर है कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल हुआ है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की उन टीमों में शुमार है कि ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि बाकी ममालिक में भी जाके उसी तरह से वो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट कर सकता है जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक की टीमें जाके कर सकती हैं। तो मैं समझती हूँ इन बेशक के एक फ़ीमेल होने की हैसियत से सर्च एंड रेस्क्यू में और रेस्क्यू की फील्ड का हिस्सा होना एजाज़ की बात तो है ही, लेकिन इससे बढ़ के बात यह है कि हमारा मुल्क इस वक्त डिज़ास्टर सानहात जिसमें हम मांगने के एंड पे थे उस वक्त अब देने के एंड पे हैं। तो हमारी कंट्री का जो ये एजाज़ है वो हम सब का एजाज़ है, आपका है, उसमें आप सब कंट्रीब्यूटर हैं। आपने 2005 से जब ये शुरू हुआ तो आप में सब कोई कहीं पे बैठ के रेस्क्यू के छोटे छोटे काम को हाईलाइट कर रहा होगा। ये वो टाइम था जिसने मैनेजमेंट को, पॉलिटिशियंस को और उनको राग़िब किया। और इसमें मेरे ख्याल में फाउंडर, डायरेक्टर जनरल, जितनी भी उस वक्त के स्पीकर, जो मौजूदा स्पीकर और उस वक्त के वज़ीर आला हैं, उन्होंने जिस तरह इसको लेकर चले और हमें एक रास्ता दिया कि हम किस टीम के साथ जाके जुड़ेंगे तो हमारा नाम इंटरनेशनल लेवल पे आएगा। गवर्नर पंजाब को आप देख लें, ये स्ट्रेटेजिक फायर सर्विस में उस वक्त वहाँ के पार्लियामेंटेरियन होने की हैसियत से इन्होंने कनेक्ट कराया। तो ये जितनी भी है ये इस पे बड़ी एफर्ट्स शामिल हैं। ये एक दिन का एजाज़ नहीं है। 2005 से शुरू होने वाले सफ़र में हमें जाके रजिस्ट्रेशन सिर्फ 15 में हुई थी। अक़वाम मुत्तहिदा में इस प्रोसेस के लिए रजिस्ट्रेशन 2015 में हुई, 10 साल के बाद, और 15 के बाद हमने 3-4 साल का प्रोसेस कंप्लीट किया और 19 में जाके क्लासिफिकेशन ली। तो मेरे ख्याल में ये हम सबका एजाज़ है और हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और ये जो अक्टूबर हमारा आ रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम
हम खुद बिजी थे टीम में, हम अपने फाइनल एवेल्युएशन प्रोसेस में थे, बहुत से कंट्री के एवेल्युएटर्स आए हुए थे, वो हमें एवेल्युएट कर रहे थे। एट दैट टाइम हम इसको इस तरह सेलिब्रेट नहीं कर सक रहे थे, लेकिन दिस टाइम फॉर द कंट्री, फॉर द प्राइम मिनिस्टर, फॉर एवरीबडी, आई थिंक इट्स द ह्यूज टाइम के आपको पता होना चाहिए। हम इसको सेलिब्रेट जरूर कर रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है, बड़े फख्र की बात है। आपने जिक्र किया 2005 का ज़िलज़ले का और आज 2020 है, ऑब्वियसली अक्टूबर तब भी था, आज भी है। आपने कहा कि बड़ा लंबा सफ़र था, बड़ा मुश्किल सफ़र था, तब तो ऑब्वियसली थी नहीं रेस्क्यू सर्विस। आज है, पाकिस्तान बैरून मुल्क में UN से सर्टिफाइड है, तो ऑब्वियसली बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। क्या चैलेंजेस थे? ऑब्वियसली वो तो सबके सामने हैं, लेकिन आज जहाँ पर अचीवमेंट की है, क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी है? हमारे लोगों को बताएं ना कि क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास एडवांसमेंट्स हैं, किस तरह से हम लोग इसको मैनेज करते हैं, क्योंकि लोगों को एतमाद आएगा इससे। अच्छा, ये मैं बताऊं कि जो हादसात और सानिहात का मुतलका फोरम है इंटरनेशनल अक़वाम मुत्तहिदा में है, वो इंसराग है, इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एडवाइजरी ग्रुप, जो एक्चुअली इन तमाम टीमों को जो कि दुनिया भर में सर्टिफाइड होती हैं, उससे मुतलका फोरम को वो ना सिर्फ ट्रेन करता है, बल्कि उसके हवाले से उनके मुतलका क्लासीफायर्स को भेज के उसको सर्टिफाई करके, अगर कहीं पे दुनिया भर में इस वक्त डिज़ास्टर आता है तो वो एक्टिवेट करता है उन टीमों को जो कि सर्टिफाइड टीमें होती हैं। इस प्रोसेस में जो चैलेंजेस थे वो चैलेंजेस दर चैलेंजेस थे, यानी कि आप समझें कि यहाँ पे आप अभी थोड़ा देर पहले क्राइम की बात कर रहे थे, यहाँ सिस्टम होने के बावजूद बहुत सी चीज़ों की, तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग जब सर्विस की एग्जिस्टेंस ही नहीं थी, उससे लेकर पहले अपने मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर का बनाना, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर उस लेवल पे लाने के लिए आज अगर इसके लिए स्पेशली रबल पैड जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का तामीर करवाया गया। हमारा ये ब्रोशर भी आपके सामने हमने रखा, उसके अंदर एक एक स्टेप के आपकी डॉक्यूमेंटेशन से लेकर आपने टीम को मुल्क से कैसे मोबिलाइज करना है, मोबिलाइजेशन के बाद आपने वहां जाके कैसे टीम डिप्लॉय करनी है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे कंडक्ट करना है, और फिर वहां के लोगों और टीमें आ जाती हैं और आप पहली टीम है और आप कैसे मदद कर सकते हैं। ये तमाम वो प्रोसेसेस हैं जो इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक, इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक इंटरनेशनल मेंटोर्स ने आके सिखाए पाकिस्तानी टीम। बाकायदा इसके मेंटोर्स 2015 से लेकर 19 तक बगाहे इसके हर कंपोनेंट के ऊपर, इसकी लॉजिस्टिक कैसे रखनी है, इसमें कौन से इक्विपमेंट कौन सा होना चाहिए, कौन सा मलबा कंक्रीट का है, दूसरा है उसमें कौन से कटर्स होने चाहिए, कैटेगराइज करके टेक्नोलॉजी कैसी होनी चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन किससे करनी है, उसमें क्या चीज कॉन्फिडेंशियल रखनी है, वो दूसरी कंट्री में चाह रहे हैं, बिकॉज एवरीथिंग यू आर नॉट अलाउड कि हम जैसे बेहंगम तरीके से हर चीज मीडिया पे यहाँ देते हैं वहाँ पे भी दे सकें। बिल्कुल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए ये ट्रेनिंग कराई जाती है। फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन, अलर्ट जनरेशन, मोबिलाइजेशन एंड वहाँ पहुँच के ऑपरेशन कंडक्ट करना और डीमोबिलाइजेशन के तमाम फेजेस जो हैं वो यहाँ पे सिखाए गए। और इसमें मेरी टीम का जो टीम कमांडर हैं, टीम लीडर हैं डॉक्टर फरहान, और उसके अलावा डॉक्टर रिजवान नसीर ऑब्वियसली वो, और जो स्क्वाड लीडर्स हैं। अब किसी को भी अगर मैं अगर मुझे आपने यहाँ बैठाया तो मैं ये नहीं समझती कि उनका क्रेडिट नहीं है। अगर लॉजिस्टिक कमांडर है तो उसका इतना बड़े दूसरे कंट्री के लिए मूव होने के लिए आपने टीम मूव करनी है, उसके इक्विपमेंट को कैसे, बिल्कुल हर एक का अपना अपना रोल है और वो बखूबी निभा रहे हैं इस पोजीशन के लिए करते हैं और वो हीरोज हैं। बिल्कुल, उनको जो ये पोजीशन दी गई है ये वेल डिजर्व पोजीशन है, और रेस्क्यू 1122 ने ओवर द इयर्स जितना अब खुद ग्रो किया है, विद इन कंट्री भी हम देखते हैं दूसरे प्रोविंसेस को जो गाइड किया है, ये भी बड़ा एक अपने आप में एक बड़ी मिसाल है। दीवा जी, मैं ये पूछना चाहूंगी कि एक तो इस पूरे जो हम लोग अब सर्टिफाइड हो गए हैं, हमारा नंबर कौन से लेवल पर आता है, लाइक व्हेन इज द टाइम जब पाकिस्तानी टीम को अगर कहीं खुदा ना खास्ता कहीं कोई हादसा होता है तो कम्युनिकेट किया जाएगा विद व्हाट इज आवर नंबर, एंड आल्सो बीइंग अ फीमेल पार्ट ऑफ दिस टीम, कोई चैलेंजेस आपको आए होंगे डेफिनेटली, उसको कैसे आपने फेस किया बीइंग अ फीमेल, नॉट एज अ टीम? अच्छा, पहली बात है कि दुनिया में ये वर्ल्ड एलीट टीमों में जो 56 टीमें हैं वो सारे एक ही लेवल पे हैं, कुछ हैवी टीम्स हैं, कुछ मीडियम टीम्स हैं। हैवी टीम्स में वो होती हैं जिसमें कैनाइन सर्च होती है, वो हमारे पास नहीं है, या उसमें डॉग्स वगैरह की इन्वॉल्व उनके साथ अदर बाकी तमाम जो मीडियम टीम्स हैं, तो हमारा उन वर्ल्ड एलीट टीम्स में आती हैं जो 56 टीमें इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं। एक ही कैटेगरी में। और अब उन तमाम को यूएन मोबिलाइज कर सकता है किसी वक्त भी, किसी जगह भी, और ये इंसराफ की जो प्लेटफॉर्म है ये एक्चुअली मोबिलाइजेशन के लिए है। जहाँ तक कि फीमेल और चैलेंजेस,
जब रेस्क्यू की तरबियत शुरू की गई थी, मेरे बैच के, क्योंकि मैं पायनियर रेस्क्यू ऑफिसर हूँ, ये 15वां साल है मेरा रेस्क्यू सर्विस के साथ, तो उस वक्त एक आयत से स्टार्ट हुआ था कि जिसने एक शख्स की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। यही हमारा मिशन था और इसी को हम कंटिन्यू किए हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अक्टूबर इस लिहाज से भी बहुत अहम है कि रेस्क्यू सर्विस का आगाज़ भी अक्टूबर में किया गया था और इस अक्टूबर में ही मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ किया गया था, जिसने 6 लाख से ज़ायद लोगों को रेस्क्यू कर लिया और इस वक्त 86 लाख से ज़ायद रेस्क्यू सर्विस ने पूरे पंजाब में रेस्क्यू किया और दूसरे सूबों को असिस्टेंस दी। खैबर पख्तूनख्वा देख लें, गिलगित बल्तिस्तान देख लें, आज़ाद कश्मीर देख लें, जिसको जहां जरूरत पड़ी पंजाब ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। अभी पाकिस्तान में भी आपने कहा सर्टिफिकेशन भी हुई है, 56 एक एलीट पैनल है। अभी कहीं पर पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंटेशन है हमारी फोर्सेस की, कहीं पर हैं जाकर रेस्क्यू करें, क्योंकि मामला तो है अरब में भी, ममालिक में भी बहुत से मसाइल हैं, अदरवाइज भी कहीं पर हैं इस पर। जिस वक्त ये अलर्ट जारी होता है किसी भी जगह के कहीं सानिया हुआ है तो हम उस अपने जो सिस्टम है उसमें हम अपनी अलर्ट अपनी प्रिपरेशन शो करते हैं कि हम अलर्ट हैं और हम प्रिपेयर्ड हैं। अगर वो हमसे रिक्वेस्ट करेगा यूएन की फोरम से या हमारे प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर कंट्री से रिक्वेस्ट करेंगे तो देन ये हमारी अभी तक हमने कोई मिशन कंडक्ट किया है? हमें मिशन कंडक्ट करने के लिए उन्होंने अभी रिक्वेस्ट नहीं की, लेकिन सर्टिफिकेशन मिल गई बेसिकली, तो मिल गई। और इसमें अब डिपेंड करता है जब भी जहाँ भी जरूरत होगी, आपकी तैयारी पूरी है बेसिकली, वी आर रेडी टू हेल्प। अच्छा, लोगों को कैसे इंस्पायर करेंगी कि वो आपकी फील्ड ज्वाइन करें, स्पेशली गर्ल्स? मैं बार बार इसलिए ये फोकस कर रही हूँ क्योंकि इट्स सॉर्ट ऑफ अ फील्ड जिसमें शायद हम अपना कंफर्ट लेवल महसूस नहीं करते, बट मैं देख रही हूँ कि आप माशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंट भी हैं, बहुत कंफर्टेबल भी हैं। सो आप कैसे इंस्पायर करेंगी? दोज गर्ल्स, नॉट एवरीबडी, जिनकी फैमिली सपोर्ट करती है, जिनको पता है कि उन्होंने प्रोफेशनल बनना है और उन्होंने सर्व करना है। अगर तो आपने आके अपना टाइम में से अपने ये एक्सक्यूजेस पेश करने हैं तो फिर आप इस फील्ड का हिस्सा नहीं बन सकते। नंबर 1 तो आप डेडिकेटेड हैं और आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं, ओपन मेरिट पे आते हैं। आजकल भी रिक्रूटमेंट आई हुई है, हर फील्ड में हमारी लड़कियां पेशेंट ट्रांसफर सर्विस में, एम्बुलेंस में कर रही हैं, हमारे कंट्रोलर एग्जामिनेशन के तौर पे कर रही हैं, सोशल वेलफेयर ऑफिसर है हमारे पास माशाल्लाह बहुत सी रेस्क्यू की। और ये इसका जो क्रेडिट गोज टू द एकेडमी जो कि हमें तैयार करती है, हमें एक लेवल पे ट्रेन करता है, हमें कंडीसिव इन्वायरमेंट देता है वहाँ पे काम करने के लिए। तो मेरे ख्याल में मेरे इदारे के पास जो एजाज़ात हैं, वैसे तो अपने इदारे का हर उसकी एक लंबी सीरीज है। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं दीबा जी, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी के लिए एंड गुड लक फॉर ऑल द चैलेंजेस एंड आई रियली होप कि आप ना सिर्फ इस कंट्री को बल्कि दुनिया में इंसानियत की खिदमत करती रहें, उनको सर्व करती रहें, जिससे डेफिनेटली पाकिस्तान का नाम जरूर रोशन होगा। और जहाँ पर हम इमरजेंसी सर्विसेज की बात करें वहीं पर वफाकी हुकूमत ने एक फैसला किया है, वो फैसला ये कि जी नेशनल इमरजेंसी हेल्पलाइन कायम कर दी जाएगी और प्राइम मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट ने नेशनल इमरजेंसी हेल्पलाइन पर काम का आगाज़ भी कर दिया है। नेशनल इमरजेंसी हेल्पलाइन के लिए अलग निज़ाम भी तश्कील दिया जाएगा। आपको ये बताएं, इस इकदाम से किसी भी हंगामी सूरत हाल में आवाम एक मखसूस इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकेगी जो कि टोल फ्री होगा। और फिर वज़ीर आज़म ने ये भी हिदायत खुसूसी तौर पर जारी की हैं कि 2 माह के अंदर अंदर इस पर काम कंप्लीट होना चाहिए। आप चाहे सिंध में हैं, बलूचिस्तान में हैं, KPK में हैं, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान या पंजाब में, एक ही नेशनल हेल्थ इमरजेंसी नंबर होगा जिस पे आप कांटेक्ट करके अपने ही एरिया में उस रिक्वायर्ड पिंड एरिया के अंदर जो है वो हेल्प हासिल कर सकेंगे। इस ज़मीन में वज़ीर आज़म ऑफिस ने ये भी बताया कि नेशनल इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके पूरा डेवलप बिल्कुल, तो बड़ी ज़बरदस्त ये टेक्नोलॉजी होगी और उम्मीद करते हैं कि पूरा पाकिस्तान इससे फ़ायदा भी हासिल कर सकेगा और ये बड़ी अच्छी इनिशिएटिव है, इस पर अमल दरामद जल्द से जल्द होगा। एनीवे जी, आज के लिए हमारा वक्त खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.